डियर स्टूडेंट, हमारे स्टडी चैनल द लाइफ लाइन कोचिंग सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं के विषय विज्ञान को, जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे जो है इसको डिफिनीशन वाइज और क्वेश्चन वाइज देखते और समझते चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, हिंदी में कहें तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो बच्चों, इसमें सबसे पहले सवाल आता है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर या स्वयं ही क्रिया करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है और नए पदार्थ का गुण मूल पदार्थ के गुण से भिन्न होता है, तो ऐसी क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है जी, यानी जब कोई एक नया पदार्थ जो है जब एक पदार्थ जो है दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर या अकेले ही क्रिया कर जो है एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है और नए पदार्थ का गुण जो है मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, तो ऐसी क्रिया को जो है हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो एग्जाम्पल है हमारा, देखें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल यानी पानी का निर्माण करते हैं। ठीक है, यानी एक पदार्थ क्या हुआ जी, हाइड्रोजन, और दूसरा ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, क्या, जल। ठीक है जी, अर्थात एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के भौतिक विधियों से पलटा नहीं जा सकता है। अर्थात कहने का मतलब है कि ये जो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है उसे भौतिक विधियाँ के द्वारा जो है उसे बदला नहीं जा सकता, फिर से वापस नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसके बारे में जो है आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। उसमें से कुछ विधियों का नाम हमने यहाँ पे लिखा है, जैसे वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपतन, आसवन इत्यादि। ठीक है, इन विधियों से जो है रासायनिक अभिक्रिया को जो है पलटा नहीं जा सकता है। ठीक है, अर्थात उसे वापस नहीं किया जा सकता है। कि रासायनिक अभिक्रिया से होने वाले परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया के कारण जो है कौन कौन से परिवर्तन आते हैं। तो देखिए, जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है और गैसों का निकास या उत्सर्जन होता है, या तापमान में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है रासायनिक अभिक्रिया से होने वाले परिवर्तन, ये अवस्था में परिवर्तन होते हैं, रंग में परिवर्तन होता है, गैस का उत्सर्जन होता है, तापमान में परिवर्तन होता है। ठीक है, दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया, यानी हमारे जीवन में जो है कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, इसको समझते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहला आता है भोजन का पाचन। हम लोग खाना खाते हैं, भोजन पचता है, ये जो क्रिया है एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, श्वसन यानी सांस लेते हैं, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे पर जंग लगना, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। दही का बनना इत्यादि, ये भी जो है एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, अब देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के बाद हमें पढ़ना है अभिकारक। अभिकारक क्या होता है? ठीक है, तो देखिए, कह रहा है कि ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है, और उसके बाद दिया है उत्पाद। उत्पाद यानी ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं उत्पाद। ठीक है, इसको जो है एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। उदाहरण है हमारा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं, यानी यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ जो है ऑक्सीजन है, ये जो है मिलकर क्या बनाते हैं जी, तो जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यानी ये जो हाइड्रोजन
और ये ऑक्सीजन है, ये हमारे कहलाएंगे अभिकारक। क्या जी? अभिकारक। ये जो है कहलाएंगे अभिकारक, ठीक है। और इस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो चीज़ बन रहा है अर्थात जल जो है कहलाएगा क्या? उत्पाद। क्या कहलाएगा जी? उत्पाद। ओके, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिकारक कहलाएंगे और इन दोनों के अभिक्रिया से बनने वाला जो पदार्थ होगा वो हमारा उत्पाद कहलाएगा। क्लियर है? चलते हैं आगे। आगे है रासायनिक संकेत। रासायनिक संकेत क्या है? किसी तत्व को प्रदर्शित करने के लिए उसके नाम के स्थान पे जो संक्षिप्त रूप का प्रयोग में लाया जाता है उसे रासायनिक संकेत कहते हैं। ठीक है जी। यानी रासायनिक संकेत किसे कहते हैं? जब हम किसी तत्व को लिखते हैं, जैसे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के लिए हम पूरा हाइड्रोजन के जगह पे जो है H का इस्तेमाल करते हैं, वो H जो है हमारा रासायनिक संकेत कहलाएगा। ओके, या फिर ऑक्सीजन के लिए O को इस्तेमाल करते हैं तो ये O जो है हमारा रासायनिक संकेत कहलाएगा। ओके, उसके बाद है हमारा रासायनिक सूत्र। ठीक है जी। रासायनिक सूत्र रासायनिक संकेतों की सहायता से किसी तत्व अथवा यौगिक के एक अणु को प्रदर्शित करने वाले संक्षिप्त रूप को रासायनिक सूत्र कहते हैं। यानी किसी एक अणु को दर्शाने के लिए जो है हम जिस संक्षिप्त रूप का इस्तेमाल करते हैं उसे हम रासायनिक सूत्र कहते हैं। जैसे कि H2O, यानी ये जल है जी, तो जल के अणु को दर्शाने के लिए हम H2O का इस्तेमाल करते हैं, तो ये H2O जो है हमारा रासायनिक सूत्र कहलाएगा। ओके, रासायनिक समीकरण। ठीक है जी। रासायनिक अभिक्रिया तो हमने पढ़ लिया, अब जो है हमें रासायनिक समीकरण पढ़ना है, रासायनिक समीकरण पढ़ना है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि रासायनिक संकेतों तथा सूत्रों की सहायता से किसी रासायनिक अभिक्रिया के संक्षिप्त निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है जी। यानी संकेत और रासायनिक सूत्र का इस्तेमाल करके जो है किसी अभिक्रिया के संक्षिप्त निरूपण को जो है हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, देखिए संकेतों के साथ उनकी भौतिक अवस्था भी लिखा जाता है, ठीक है, या दर्शाया जाता है। देखिए कहने का मतलब है जो हम संक्षिप्त रूप इसके लिए इस्तेमाल करते हैं उसके साथ साथ जो है हम इसका संकेत के साथ साथ जो संकेत इस्तेमाल करते हैं उसके साथ जो है इसके अवस्था को भी लिखेंगे। भौतिक अवस्था हमने यहाँ पे मेंशन किया है, जैसे कि सॉलिड यानी ठोस के लिए हम S का इस्तेमाल करते हैं, द्रव के लिए हम लिक्विड L का इस्तेमाल करते हैं, गैस के लिए G का इस्तेमाल करते हैं और जलीय विलयन एक्वस के लिए AQ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, याद रहे ये जैसे हमने लिखा है SLGAQ, ये हमेशा स्मॉल लेटर में होते हैं। ठीक है, ऐसे ही लिखा जाता है। ओके, आइए इसको जो है हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्रियाकलाप 1 में दिया है कि मैग्नीशियम रिबन का वायु यानी ऑक्सीजन में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना है। ठीक है जी। यानी मैग्नीशियम रिबन को जो है वायु में जलाकर जो है उसे क्या बनाना है जी? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो मैग्नीशियम का सूत्र होता है Mg और ऑक्सीजन का O2। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन कर रहे हैं तो बना रहे हैं MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ देखिए Mg जो है मैग्नीशियम सॉलिड है इसलिए इसके लिए हम S लगाए हैं, ऑक्सीजन जो है गैस है इसके लिए G का इस्तेमाल किए हैं और इस तरह से ये रिएक्शन होने के बाद जो है MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है एक सॉलिड होगा इसलिए इसको हम S लगाए हैं। ठीक है, अब इसे जो है हम कंकाली समीकरण भी कहते हैं। ठीक है, आइए उसके आगे हम देखते हैं, उसके आगे हमें पढ़ना है संतुलित तथा असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है जी। तो देखिए इसमें जो है पहला है संतुलित समीकरण, वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या उत्पाद
कि विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या के बराबर हो तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, इसको जो है हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे कि हमने लिया 2Mg प्लस O2 रिएक्शन करके बनाता है 2MgO। ठीक है जी, तो ये संतुलित समीकरण है। इसको समझने के लिए देखिए, अभिकारक इधर वाला होता है जी। ठीक है, अभिकारक में देखिए कि 2 मैग्नीशियम के परमाणु है और 2 ही ऑक्सीजन के परमाणु है। ठीक है, तो कह रहा है कि अभिकारक में जितने परमाणुओं की संख्या है उतनी ही उत्पाद में होनी चाहिए। ठीक है, तो उत्पाद में भी देखिए 2 × Mg तो 2Mg हो जाएगा और 2 × O तो 2O हो जाएगा, अर्थात Mg तथा O के दोनों के जो है 2-2 परमाणु है। इस तरह से ये वाला समीकरण जो है संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए कह रहा है असंतुलित समीकरण। असंतुलित समीकरण वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों के विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या है, उत्पाद विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या के बराबर न हो तो उसे असंतुलित समीकरण कहते हैं। अर्थात कह रहा है कि अभिकारक और उत्पाद दोनों में जो है परमाणुओं की संख्या यदि बराबर न हो तो जो है वो असंतुलित समीकरण कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा देख लीजिए, तो Mg प्लस O2 अभिक्रिया करते हैं तो बनाते हैं MgO। ठीक है, देखिए ये असंतुलित है। क्यों? क्योंकि यहाँ Mg का तो 1 परमाणु है, चलिए ठीक है, ऑक्सीजन का यहाँ पे 2 परमाणु है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ Mg और O दोनों के ही एक ही परमाणु है, अर्थात ये जो समीकरण है ये हमारा असंतुलित समीकरण कहलाएगा। ओके, बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे जो है हमें सीखना है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक है जी, मैंने एग्जाम्पल में 1 नंबर में दिया Mg प्लस O2 बनाता है MgO, ये असंतुलित समीकरण है। इसके नीचे जो है मैंने संतुलित समीकरण लिख दिया है। चूँकि यहाँ पे लिखना टफ हो जा रहा था इसलिए जो मैं डायरेक्टली इसको लिख दिया हूँ, लेकिन ये कैसे लिखा हूँ इस चीज़ को समझिए। ठीक है, देखिए यहाँ Mg जो है 1 परमाणु और ऑक्सीजन जो है 2 परमाणु। ठीक है, मिल के बनाया क्या MgO, जबकि संतुलित तभी होगा, संतुलित करने के लिए क्या होना चाहिए जी कि उत्पाद में जितने परमाणु हो, अभिकारक में जितने परमाणु हो उतने ही उत्पाद में परमाणुओं की संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि ये तो दोनों भिन्न भिन्न है। अभिकारक में Mg 1 परमाणु है और ऑक्सीजन 2 परमाणु है, और यहाँ पे जो है Mg तथा O दोनों के एक परमाणु है, अर्थात ये असंतुलित है। इसे हमें संतुलित करना है। ठीक है, तो संतुलित करने के लिए हमें दोनों ओर जो है बराबर परमाणुओं की संख्या लानी होगी। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस जो Mg है इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं, या ऑक्सीजन है इसको जो है हम ब्रैकेट में कर लेते हैं। इधर MgO है इसको जो है हम ब्रैकेट में कर लेते हैं। ब्रैकेट में करने के फायदे क्या है कि ब्रैकेट में करने से हमें ये पता चल जाता है कि अभी इसके अंदर जो है हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, बाहर जो कुछ करके जो है परमाणुओं की संख्या हम बराबर कर दे, लेकिन अंदर जो है इसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए इसमें इसको जरा बॉक्स को देखिएगा। ठीक है, इस बॉक्स को देखिएगा, इसमें जो जो पहले है उसको लिख लीजिए। Mg के 1 परमाणु अभिकारक में है तो Mg के 1 परमाणु अभिकारक में लिख लीजिए। ठीक है, ऑक्सीजन के 2 परमाणु है तो इसमें 2 परमाणु लिख दीजिए। ठीक है, Mg का जो है उत्पाद में 1 परमाणु है, 1 परमाणु ही लिखिए। ठीक है, और ऑक्सीजन का भी 1 परमाणु है, 1 परमाणु लिखिए। ठीक है, इसके बाद जो है अब देखिए करना क्या है कि इधर तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु है, इधर हमें 2 परमाणु चाहिए। मैग्नीशियम का 1 है तो इधर भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें ऑक्सीजन का इधर उत्पाद में है 2 होना चाहिए। तो 2 करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑक्सीजन 2 को हो जाएगा। तो यदि इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इस पूरा में होगा, तो ये भी हमारा क्या होगा, अगर इंटू करते हैं 2 से तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 2 परमाणु हो जाएगा।
और इसमें भी इंटू होगा तो ये भी हमारा 2 परमाणु हो जाएगा, ठीक है। अर्थात उत्पाद में जो है Mg की संख्या 2 हो जाएगी और ऑक्सीजन की संख्या भी 2 हो जाएगी। अब जो है कि Mg की जो संख्या है, मैग्नीशियम की जो संख्या है, अभिकारक में तो एक ही है लेकिन उत्पाद में तो गुणा कर देने से क्या हो गया जी, 2 हो गया। तो क्या करेंगे कि Mg जो अभिकारक में 1 है, इसमें भी यदि हम 2 से गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 गो Mg इधर हो जाएगा, 2 गो Mg इधर भी हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन इधर हो जाएगा तो 2 ऑक्सीजन इधर भी हो जाएगा। अर्थात इस तरह से जो है सब तरफ जो है परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से जो है हम इसको लिख सकते हैं 2Mg प्लस O2 अभिक्रिया करके बनाएगा 2MgO, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है 2Mg प्लस O2 अभिक्रिया करके बनाता है क्या जी, 2MgO। ओके, इसी तरह से जो है आप इस समीकरण को भी संतुलित कर सकते हैं, ठीक है। आप खुद इसको ट्राई कीजिएगा, यदि नहीं होता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं इस पे स्पेशली वीडियो जो है डालने वाला हूं जो केवल रासायनिक समीकरण को संतुलित करने को सिखाएगा, ठीक है, जिसका लिंक जो है आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, ठीक है। रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें ये तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन आखिर समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, ठीक है। तो देखिएगा जरा, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को जो है संतुलित किया जाता है, ठीक है। अब बात आती है कि द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत क्या होता है। ये तो जान गए कि समीकरण को संतुलित किया जाता है द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत का पालन करने के लिए, लेकिन द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत है क्या। तो आइए यहाँ देखिए, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत, किसी भी रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान न तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। अर्थात किसी भी रासायनिक समीकरण के उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है जी। तो कहने का मतलब है कि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी रासायनिक समीकरण का द्रव्यमान जो है ना ही निर्माण होता है और ना ही उसका विनाश होता है। ये होता क्या है कि रासायनिक समीकरण के उत्पाद के जितने भी तत्व होते हैं उनका जितना द्रव्यमान होता है अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसलिए जो है हम द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के नियम को पालन करने के लिए जो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत लिखे, तब जो है हम इसको लिखेंगे। यदि क्वेश्चन आता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, तो केवल हम इतना लिख देंगे तो हमारा हो जाएगा रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है का आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे जो कह रहा है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करें, ठीक है। यहाँ पे जो है आपको केवल हिंदी में लिख के दिया होगा, ठीक है। आप अपने बुक में देखिएगा, ये क्वेश्चन जो है आपको मिलेगा, ये क्वेश्चन आपको केवल हिंदी में लिखा होगा, ठीक है। अब इसका हमें सूत्र भी लिखना है, संकेत के साथ सूत्र लिखना है और उसके बाद जो इसे संतुलित करना है, जो कि मैं डायरेक्टली यहाँ पे आपको लिख के दे दिया हूँ, ओके। बट इसको किया कैसे है इसको समझना जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। देखिए, हाइड्रोजन को जो है हम H2 से लिखते हैं, ठीक है। क्लोरीन को जो है Cl2 से लिखते हैं और हाइड्रोजन क्लोराइड को जो है HCl से लिखा जाता है, ओके। अब देखिए, संतुलित हमें करना है, हाइड्रोजन के इधर जो है 2 परमाणु, क्लोरीन के भी 2 परमाणु और इधर जो है उत्पाद में जो है हाइड्रोजन के भी 1 परमाणु हो जा रहा है और क्लोरीन का भी 1 परमाणु हो जा रहा है। जबकि संतुलित होने के लिए क्या होना चाहिए जी, कि दोनों तरफ जो है परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, तो सोचिए कि सबसे पहले तो इसको ब्रैकेट में करेंगे। ब्रैकेट में करने के बाद हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि आखिर हम क्या करें, इसमें किसमें कितना गुणा करें कि जो है ये दोनों तरफ जो है परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाए, ठीक है। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे 2 परमाणु है हाइड्रोजन के, कोई दिक्कत नहीं, क्लोरीन के भी 2 परमाणु है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इधर तो एक ही 1 परमाणु था,
हमें 2 करना था, तो यदि हम इस HCl में इंटू कर देते 2 से, तो क्या हमारा 2HCl नहीं आ जाता? तो आ जाता। ठीक है, तो ऐसे ही हमने 2 इंटू HCl किया है, तो हाइड्रोजन के भी 2 परमाणु और क्लोरीन के भी 2 परमाणु, अर्थात इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया H2 + Cl2 अभिक्रिया करके बनाता है क्या जी? 2HCl, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्शन करके बनाते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। ओके, ये वाले क्वेश्चन में जो है थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, जिसकी वजह से मैं इस क्वेश्चन को जो है छोड़ देता हूँ। वैसे आपको जो है इस क्वेश्चन को अपने से ट्राई करना है और इसको बनाना है। ठीक है, आप इसको अपने से बनाओगे, नहीं बनता है कमेंट सेक्शन में बताओगे, मैं जो है उस पर बेसिकली उस पर जो है अलग से वीडियो डाल रहा हूँ, जो कि उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। ठीक है, फिलहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है हम समीकरण को संतुलित कर रहे हैं। ठीक है, आगे है हमारा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है जी, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार क्या है? ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहला आता है संयोजन अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और नए पदार्थ का गुण मूल पदार्थ के गुण से भिन्न होता है, वह जो है संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देख लें तो सपोज कि ए एक कोई तत्व हुआ, ए कोई तत्व हुआ और बी भी कोई तत्व हुआ, ये दोनों जो है अभिकारक कहलाएंगे। अभिकरण करके एक अलग टाइप का जो है नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो ऐसे को जो है हम ऐसी अभिक्रिया को जो है हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आइए इसको जो है हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे आपके बुक में भी ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, कोयले का दहन। कोयले का दहन में क्या होता है कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन दोनों अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं, CO2 का निर्माण करते हैं। अर्थात यहाँ पे जो है ये कार्बन और ऑक्सीजन 2 अलग अलग तत्व संयोजन अभिक्रिया के द्वारा एक अलग तत्व का निर्माण करते हैं, जिसका गुण जो है इन दोनों के गुण से बिल्कुल ही अलग होता है। तो ऐसे अभिक्रिया को जो है हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए इसका और भी एग्जाम्पल हमने लिया है। एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा है कि जल का निर्माण। जल का निर्माण कैसे होता है ये सब कोई जानता है। ठीक है, तो इसलिए जो है मैं इस एग्जाम्पल को भी लिया हूँ। देखिए 2H2 ये हाइड्रोजन जो है गैस है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसके लिए G का इस्तेमाल किया हूँ, और यहाँ पे जो है ऑक्सीजन जो है गैस है तो मैंने यहाँ पे जो है G का इस्तेमाल किया है। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 अलग अलग तत्व हैं, दोनों एक साथ अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जो कि हमारा 2H2O, यानी ये जो है जल हो जाता है। और जल जो है हमारा क्या होता है जी, लिक्विड होता है, इसलिए इसके बगल में जो है हमने L का इस्तेमाल किया है। अर्थात यहाँ भी क्या हो रहा है कि 2 अलग अलग तत्व एक साथ मिलकर अभिक्रिया कर कर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, जिनका भी गुण जो है इन दोनों पदार्थों के अभिकारक के दोनों पदार्थों के गुण से बिल्कुल ही अलग हो रहा है। तो ऐसी क्रिया को जो है हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, वियोजन अभिक्रिया क्या कहता है? देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक रासायनिक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और नए पदार्थ का गुण मूल पदार्थ से भिन्न होता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। ठीक है जी, अर्थात पहले जो हमने पढ़ा कि 2 पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते थे, लेकिन अब जो है एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, तो उसे हम कहते हैं
वियोजन अभिक्रिया। जैसे कि ए कोई सब्सटेंस है, कोई तत्व है, ये जो है वियोजित होकर यानी वियोजन अभिक्रिया के दौरान जो है ये क्या करता है कि दो नए नए पदार्थ बी और सी का निर्माण करता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है एक तत्व दो या दो से अधिक तत्वों का निर्माण करे तो उसे जो है हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए ये जो है मुख्यतः तीन तरह की होती हैं। ठीक है जी, ऊष्मीय वियोजन, इसमें क्या होता है, ऊष्मीय वियोजन में अभिकारक का जो है ऊष्मा या कहें तो गर्मी के द्वारा किया गया वियोजन, यानी अभिकारक का जो वियोजन हम लोग करेंगे वो जो है ऊष्मा यानी गर्मी के द्वारा जो है किया गया वियोजन होगा। जैसे कि CaCO3 को जो है हम गर्मी देते हैं यानी ऊष्मा देते हैं तो ये बनता है क्या, CaO प्लस CO2। ठीक है, अर्थात CaCO3 जो है टूट कर क्या बना रहा है, दो अलग अलग तत्वों का निर्माण कर रहा है जो कि है हमारा CaO प्लस CO2। ठीक है जी, इस तरह से जो है यदि कोई तत्व यदि किसी अभिकारक को जो है ऊष्मा देने से दो अलग अलग तत्वों का निर्माण करे, दो या दो से अधिक तत्वों का निर्माण करे तो उसको हम कहते हैं ऊष्मीय वियोजन। ठीक है, वैद्युत वियोजन क्या कहता है, विद्युत धारा से होने वाले विद्युत धारा के कारण होने वाला वियोजन। ठीक है जी, जैसे एग्जाम्पल देख ले 2H2O जो कि लिक्विड होता है इसलिए इसके बगल में हमने L का इस्तेमाल किया है। ठीक है, जब इसको विद्युत धारा दिया जाता है, इससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ये क्या होता है जी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग तत्वों में ये वियोजित हो जाते हैं। अर्थात जब किसी एक तत्व को विद्युत धारा के द्वारा दो नए तत्वों में परिवर्तित किया जाए या वियोजित किया जाए तो उसे जो है हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद जो है हमारा क्या है, प्रकाशीय वियोजन क्या होता है, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन को जो है हम प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। एग्जाम्पल ले ले तो 2AgCl जब इसको सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराया जाता है तो ये बनाता है 2Ag प्लस Cl। ठीक है जी, तो इस तरह से जो है एक तत्व सूर्य के उपस्थिति में अभिक्रिया कर दो नए तत्वों का निर्माण करता है, दो नए पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे हम प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत यानी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। अर्थात ये प्रकाशीय वियोजन हमने जो पढ़ा इसका इस्तेमाल जो है हम श्याम श्वेत फोटोग्राफी यानी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में जो है इस प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हमें पढ़ना है विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व के द्वारा किसी यौगिक से दूसरे तत्वों को विस्थापित कर उनका स्थान खुद ग्रहण कर लेते हैं तो इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल के द्वारा जरा इसको समझते हैं। कह रहा है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व के द्वारा किसी यौगिक से दूसरे तत्वों को विस्थापित कर उसका स्थान खुद ग्रहण कर ले उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ZnS तत्व है, FeSO4 ये यौगिक है। ठीक है, यानी जिंक और फेरिक सल्फेट अभिक्रिया करके बनाते हैं क्या, जिंक सल्फेट प्लस लोहा। ठीक है जी, तो देखिए ये क्या हो रहा है कि यहाँ से जो है Fe जो है SO4 से विस्थापित होकर क्या हो जा रहा है जी, Zn के साथ अपना स्थान बना ले रहा है और Fe जो है अलग बाहर हो जा रहा है। अर्थात इस तरह से जो है किसी तत्व के द्वारा किसी यौगिक
से दूसरे तत्व को विस्थापित कर उसका स्थान खुद ग्रहण कर ले तो वैसे अभिक्रिया को जो है हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल से समझे तो दूसरा एग्जाम्पल है हमारा Fe प्लस CuSO4। ठीक है, यानी लोहा प्लस कॉपर सल्फेट अभिक्रिया करते हैं तो बनाते हैं क्या, फेरिक सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, अर्थात इस तरह से जो है ये भी एक विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, Zn जिंक प्लस कॉपर सल्फेट अभिक्रिया करके बनाता है ZnSO4 प्लस कॉपर। यानी यहाँ पे भी जो है किसी तत्व के द्वारा किसी यौगिक से दूसरे तत्व को विस्थापित कर उसका स्थान जो है ग्रहण कर ले रहा है, अर्थात ये भी जो है एक विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है जी, ये द्वि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है तो देखिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक अपने समूह की अदला बदली करके यहाँ दाग के जगह पे जो है एक होना चाहिए, अदला बदली करके एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल से समझे तो AgNO3 प्लस NaCl। ठीक है जी, ये अभिकारकों का जो समूह है ये क्या कर रहा है कि अपने समूहों की अदला बदली करके एक नए तत्व का निर्माण कर रहा है, जिसे हम निर्माण कर रहा है। जैसे GNO3 और NaCl अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, NaNO3 प्लस AgCl। अर्थात कहने का मतलब है कि अभिकारक के जो भी समूह हैं, अभिकारक अपने समूह के में जो है अदला बदली करके समूहों की जो है अदला बदली करके जो है नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है, इसलिए इसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है तो देखिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अम्ल और क्षार एक दूसरे से अभिक्रिया कर एक दूसरे के गुणों को उदासीन करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाते हैं। देखिए यहाँ जो है CaO ये क्षार है और HCl ये अम्ल है। ठीक है जी, ये दोनों अभिक्रिया करके जो है एक दूसरे के गुणों को जो है उदासीन कर रहे हैं और जो है जल का निर्माण कर रहे हैं, H2O का निर्माण कर रहे हैं। अर्थात इस तरह से जो है जो भी रासायनिक समीक्रिया एक अम्ल और एक क्षार एक दूसरे से अभिक्रिया करके एक दूसरे के गुणों को जो है उदासीन करके और जल या लवण का निर्माण करते हैं, जल तथा लवण का निर्माण करते हैं तो उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है हमारा अवक्षेपण अभिक्रिया। ये अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के फलस्वरूप अवक्षेप का निर्माण हो तो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे NaCl प्लस AgNO3 अभिक्रिया करके बनाते हैं AgCl प्लस NaNO3 जो कि हमारा अवक्षेप है। इस तरह से जो है ये जो है हमारा क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है जी, आगे देखिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार तापमान के आधार पर। तो देखिए इसमें पहला है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन हो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखिए तो यहाँ पे जो है थोड़ा तीर का निशान छूट गया। ठीक है जी, तो CH4 प्लस O2 ठीक है जी अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2 और साथ में क्या निकालते हैं जी, तो ऊष्मा का उत्सर्जन करते हैं। इस तरह से कह सकते हैं कि वैसी अभिक्रिया जो उत्पाद के साथ साथ
ऊष्मा का उत्सर्जन करे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं कि CH4 प्लस O2 अभिक्रिया कर रहा है, तो इसमें उत्पाद के साथ साथ जो है ऊष्मा का भी उत्सर्जन हो रहा है, इसलिए जो है इसे हम कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसके बाद जो है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है। या इसका एक और डिफिनीशन है, जिन अभिक्रियाओं के अभिकारकों के तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कह सकते हैं। ठीक है जी। यानी कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के तोड़ने के लिए ऊष्मा देनी पड़े, उससे ऊष्मा निकले नहीं, ऊष्मा उसे देनी पड़े, तो वैसे अभिक्रिया को जो है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, 2AgCl सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो है अभिक्रिया करके बनाता है क्या, 2Ag प्लस Cl2, जिसमें जो है ऊष्मा का क्षय हो रहा है, यानी ऊष्मा लग रहा है, तो इसलिए मैंने माइनस ऊष्मा दिखाया है। ठीक है जी। या आप यूँ भी कह सकते हैं कि जितने भी हमने वियोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल पढ़े वो सारे जो है ऊष्माशोषी अभिक्रिया के एग्जाम्पल हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी जो है हम एक पदार्थ को अभिक्रिया कराकर दो अलग अलग नए पदार्थों में जो है उसको वियोजित कर रहे थे, और वहाँ भी जो है ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत ऊर्जा का क्षय हो रहा था, यानी ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत ऊर्जा लेकर जो है उसको वियोजित किया जा रहा था। इस तरह से जो है वियोजन अभिक्रिया के सभी एग्जाम्पल जो है ऊष्माशोषी अभिक्रिया के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है ना। अब हमें पढ़ना है ऑक्सीकरण यानी उपचयन तथा अवकरण यानी अपचयन अभिक्रिया क्या है। ठीक है जी। तो ये बारी बारी से देखेंगे। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है जी। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, तो उसे ऑक्सीकरण यानी उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है जी। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। तो देखिए 4Na प्लस O2 यानी सोडियम जो है ऑक्सीजन के साथ हीट किया जाता है, तापन किया जाता है, तब जो है ये क्या करता है, बनाता है 2Na2O। ठीक है जी। अर्थात यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन जो था नहीं था, अर्थात यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था और यहाँ जो है ऑक्सीजन क्या हुआ, जुट गया। तो इस तरह से जो है उत्पाद में जो है ऑक्सीजन की वृद्धि हुई। ठीक है जी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो अभिक्रिया है ये ऑक्सीडेशन अभिक्रिया यानी ऑक्सीकरण उपचयन अभिक्रिया है। ठीक है। अवकरण या अपचयन अभिक्रिया। ठीक है जी। ये अपचयन अभिक्रिया का जो है हम इंग्लिश में कहते हैं रिडक्शन अभिक्रिया। ठीक है जी। तो देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है या हाइड्रोजन के अनुपात में वृद्धि होती है उसे हम क्या कहते हैं जी, अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है जी। देखिए कहने का मतलब है यहाँ जो है ऑक्सीजन की ह्रास हो या हाइड्रोजन के अनुपात में वृद्धि, वहाँ का था तो ऑक्सीजन का संयोग हो और हाइड्रोजन का ह्रास हो। ठीक है। तो उसे ऑक्सीजन का संयोग होता था और हाइड्रोजन का ह्रास होता था तो उसे ऑक्सीकरण कहते थे। लेकिन जब ऑक्सीजन का ह्रास हो और हाइड्रोजन की अनुपात में वृद्धि हो तो उसे हम अवकरण यानी रिडक्शन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है जी। देखिए ये क्या होता है, एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। यहाँ पे देखिए कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ हीट करने पे अभिक्रिया करता है तो क्या करता है कि ऑक्सीजन को जो है कॉपर विस्थापित यानी हटा देता है। ठीक है। तो यहाँ से देखिए यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, अब जो है उत्पाद में जो है कॉपर के साथ नहीं है क्या,
ऑक्सीजन, यानी यहाँ से ऑक्सीजन जो है हट चुका है। ठीक है जी, यहाँ से ऑक्सीजन जो है हट चुका है। इस तरह से जो है हम कह सकते हैं कि यहाँ से जो है ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। तो इस तरह से ये जो इक्वेशन है हमारा, ये हमारा कहलाएगा क्या जी, रिडक्शन यानी अवकरण अपचयन अभिक्रिया। ठीक है जी, अब हमें पढ़ना है रेडक्स अभिक्रिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। रेडक्स अभिक्रिया क्या होती है? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हो, उसे हम रेडक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऐसा अभिक्रिया जिसमें जो है उपचयन तथा अपचयन दोनों ही क्रिया एक साथ हो, एक ही अभिक्रिया में, तो उसे हम कहते हैं रेडक्स अभिक्रिया। ठीक है जी, एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। तो एग्जाम्पल है हमारा MnO2 प्लस 4HCl अभिक्रिया करता है तो बनाता है MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। ठीक है जी, तो देखिए इसमें कहाँ जो है उपचयन हो रहा है और कहाँ जो है अपचयन हो रहा है। ठीक है जी, ये वाला जो पार्ट है यहाँ देखिए MnO2 यानी Mn के साथ जो है, Mn के साथ जो है ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ देखिए Mn के साथ जो है ऑक्सीजन नहीं है, यानी यहाँ से ऑक्सीजन का ह्रास हुआ। यानी ये कौन सा अभिक्रिया हुआ जी? तो ये हुआ हमारा रिडक्शन अभिक्रिया, यानी अवकरण यानी अपचयन अभिक्रिया। ठीक है जी, लेकिन यहाँ से देखिए HCl 4HCl और इस 2H2O के पोर्शन को देखिए, तो यहाँ पे हाइड्रोजन था। ठीक है जी, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन यहाँ देखिए ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया है, अर्थात इसे हम कहते हैं उपचयन अभिक्रिया यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है जी, अब हमें पढ़ना है दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव। ठीक है जी, उपचयन अभिक्रियाएं के प्रभाव क्या होता है हमारे दैनिक जीवन में, इसे हमें पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है संक्षारण। संक्षारण क्या होता है? तो देखिएगा, जब कोई वस्तु यानी धातु की वस्तु, ठीक है जी, जैसे लोहा हुआ, ठीक है, ये जो धातु की वस्तु अपने आसपास में उपस्थित अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आती है, तब यह संक्षारित होती है। तो इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। ठीक है जी, यानी संक्षारण किसे कहते हैं जी? तो जब भी कोई धातु जो है अपने आसपास में उपस्थित आर्द्रता के संपर्क में आती है, तो यह क्या होती है जी? संक्षारित होने लगती है। इसी क्रिया को जो है हम संक्षारण कहते हैं। ठीक है जी, जैसे लोहे में जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत का जम जाना, तांबा के ऊपर हरा परत का चढ़ाना। ठीक है जी, देखिए लोहे के ऊपर जंग लगना, ये तीनों जो एग्जाम्पल्स है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, आपके एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं और इस पे क्वेश्चन आता है कि लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए पेंट किया जाता है, क्यों? ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या लिखिएगा आप खुद सोचिए। तो ये था हमारा संक्षारण। अब जो है हमें पढ़ना है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होती है? तो देखिए, जब तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक खुले में छोड़ दिया जाता है, तब वह क्या होता है जी? उपचयित हो जाता है, जिसके कारण उसका गंध तथा स्वाद बदल जाता है, अर्थात खराब हो जाता है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। तेलीय या वसा युक्त खाद्य पदार्थ को विकृत गंधिता से बचाने के लिए नाइट्रोजन युक्त बनाया जाता है, जिसके कारण जो है वह जल्दी से खराब नहीं होता।
ठीक है जी। आप देखे होंगे जो भी आप चिप्स खाते हो, कुरकुरे खाते हो, ये जितने भी पैकेट की वस्तुएं होती हैं हमारे खाने वाले, जो तेल या वसा युक्त तो खाद्य पदार्थ होती हैं, उनको जो है यदि हम थोड़ा देर तक खुले में छोड़ देते हैं तो वो क्या होता है जी, ख़राब हो जाता है, उसका टेस्ट जो है बदल जाता है। इसमें जो है पैकेट में जब वो सामान रहता है तो क्यों वो ताज़ा के ताज़ा रहता है, क्योंकि उसे जो है नाइट्रोजन युक्त बनाया जाता है, जिसके कारण जो है वह कभी ख़राब, जल्दी से ख़राब नहीं हो पाता है। ठीक है जी, आप समझ गए होंगे कि विकृत गंधकता किसे कहते हैं। ठीक है, और ये क्या है, इसके बचाव क्या क्या है। ठीक है, तो इसी के साथ जो है आपके इस चैप्टर के टोटल पॉइंट्स जो है ख़त्म होते हैं। ठीक है, इसके आगे जो है मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंस क्वेश्चन को बताने वाला हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम से भी रिलेटेड और इम्पोर्टेंस क्वेश्चन हो सकते हैं इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, तो देखिए इसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, उदाहरण के द्वारा इसे स्पष्ट करना है। यदि आप इस वीडियो के पूरे ढंग से देखे हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस सभी क्वेश्चन का उत्तर स्वयं दे सकते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, इसे भी आप लिख सकते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, इसे भी लिख सकते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ये भी VVI क्वेश्चंस है। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों अभिक्रियाएं जो होती हैं एक दूसरे के बिल्कुल ही विपरीत होती हैं, इसलिए इन दोनों अभिक्रिया को जो है एक दूसरे के विपरीत अभिक्रिया कहा जाता है। इसको समीकरण के द्वारा लिख के भी दर्शाना है। ठीक है, उसके बाद जो है विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में अंतर क्या है, तो मैंने आपको विस्थापन भी पढ़ाया है और द्विविस्थापन भी पढ़ाया है। आप आसानी से जो है इनमें अंतर लिख सकते हैं। लोहे के वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं, अभी आपको बताएं। आप जितना बना के लिख सकते हैं अच्छे ढंग से उसे लिख दीजिए, आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, तेल युक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रवाहित क्यों किया जाता है, जो अभी हमने आपको बताया विकृत गंधिता में कि उसे नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। ठीक है जी, इसके बाद जो है लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, इसका भी जवाब आपके बुक में, और यदि आप इस वीडियो के ढंग से देखे हैं तो आप खुद से लिख सकते हैं। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, वर्णन कीजिए। तो श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, इसको भी जो मैंने बताया है। यदि आप नहीं समझते हैं तो आप यदि बुक को देखेंगे तो आप इसका भी आंसर आसानी से लिख सकते हैं। यदि इसमें किसी भी सवाल का जवाब आपसे नहीं होता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस पर भी जो है आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप उसे देख लोगे। या फिर आप इन सभी क्वेश्चंस के जवाब चाहते हैं वो भी PDF के साथ, तो हमें दिए गए नंबर पे संपर्क करें। मैं इसका क्वेश्चन के साथ, आंसर्स के साथ जो है PDF फाइल आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।